हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ए टू जेड बैच के अंदर। एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मतलब कमेंट्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर आप सब बार बार बोलते हो कि सर ये वाला टॉपिक करा दो कि क्लोज टेस्ट जो होता है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सर समझ में नहीं आता। क्लोज टेस्ट बेसिकली आपको सबसे पहले बता दूं कि क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसा पैसेज होता है, ठीक है, पैसेज होता है और उसमें क्या होता है, बीच बीच में ऐसे ना ब्लैंक्स होते हैं ऐसे, ठीक है, पैसेज के बीच बीच में, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, एक ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ए बी सी डी करके आपको दिए गए होते हैं। तो आपको चारों में से जो सबसे ज्यादा सूटेबल है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि सर क्लोज टेस्ट कैसे करें, समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो क्लोज टेस्ट को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप कब कर सकते हो। अगर आप इस क्लास को अच्छे से, ठीक है, पूरी क्लास को अगर आप देखते हो, समझ समझ के अगर आप चीजों को नोट करते हुए चलते हो, ठीक है, पूरी क्लास अगर आप देख लेते हो, तो मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि हाँ, अब क्लोज टेस्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त यह है कि आप अच्छे से इस क्लास को देखो और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की क्या करो कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स नहीं जानोगे तो क्लोज टेस्ट कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो पॉइंट्स क्या हैं, देखो। पहला पॉइंट है कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। देखो भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू का मंत्र है, मैं मंत्र फूंक दूं और आपको क्लोज टेस्ट करना आ जाए, है ना। मजाक तो चल नहीं रहा ये कि आपने ग्रामर पढ़ा ही नहीं और आप कह रहे हो सर क्लोज टेस्ट तो हमसे हो ही नहीं रहा। अरे कैसे होगा, जब तक तुम्हें ग्रामर की नॉलेज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, या फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तुमको पता ही नहीं कि इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं या वी वन लगाते हैं या वी टू लगाते हैं, तुमको पता ही नहीं है बेसिक चीजें ग्रामर की, तो तुम कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की उम्मीद करते हो। तो सबसे पहले तो क्या करो भाई, देखो ग्रामर को अच्छे से करो। अगर आपने ग्रामर को नहीं किया हुआ तो क्लोज टेस्ट करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मैंने क्या कहा, कोई जादू का मंत्र नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये स्टेप्स बता दूंगा और क्लोज टेस्ट कर लोगे, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप जान लो, तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कोई भी स्टेप्स जो है ना क्लोज टेस्ट तुम्हारे ठीक नहीं करा सकते जब तक तुम्हें ग्रामर की नॉलेज ना हो, ठीक है। ग्रामर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्या है, मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। कोई वर्ड अगर मैं लिखकर दे दूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या ये नाउन है या ये वर्ब है। ये पहचान आपको होनी चाहिए और ये पहचान कब होती है, जब आप ग्रामर पे फोकस करते हो, जब आप ग्रामर के सारे टॉपिक्स कर चुके होते हो, है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं ये लिखा मैंने, मैं आपसे पूछूं बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मैं आपसे पूछूं ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये, तो आप क्या कहोगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। आप अगर मैं ऑप्शन में दे देता आपको कि भैया इसको ब्लैंक में भरना है और ऑप्शन में आ जाता, आपको पता ही नहीं कि जैसे मान लो ये ब्लैंक है, ठीक है, और इस ब्लैंक के बाद में ना एक नाउन है, अगर आपको पता होता कि ये एडजेक्टिव, देखो बेसिकली जो फास्ट है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही है, ठीक है, ये दोनों का ही काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है, नाउन्स को हम प्लूरल बना सकते हैं, वर्ब को प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। असल में वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं हम, वर्ब में एस या ईएस जब हम ऐड कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये सब क्या है, ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का हिस्सा है। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता, अगर आप ये नहीं पहचान कर पाते कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन क्या है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। तो आप क्या करो, सबसे पहले ग्रामर के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब देखो आप अगर इस उम्मीद से इस वीडियो में आए हो कि सर बस हमें 3-4 स्टेप्स बता देते और हमारा जो प्री होने वाला है, जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है, उसमें हम क्लोज टेस्ट को उड़ा के आते, तो भाई जाओ तुम वीडियो छोड़ के जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, 3-4 स्टेप्स में ये चीज कवर नहीं हो सकती, क्योंकि क्लोज टेस्ट तो अपने आप में एक बहुत मतलब शानदार चीज है, एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी इंग्लिश की नॉलेज चेक करता है। एग्जामिनर आपको क्लोज टेस्ट क्यों दे रहा है, आप दिमाग लगाओ कि वो आपको क्लोज टेस्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक क्लोज टेस्ट के अंदर वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की पावर भी चेक कर रहा है कि मतलब आप लिखी हुई चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो इंग्लिश लिखी है आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर चेक कर रहा है। दूसरा जो वो ब्लैंक्स दे रहा है उसकी मदद से वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, क्या आपको वो बेसिक चीज आती है कि नहीं आती है। तीसरा जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको पता है 4 वोकैबुलरी भी देते हैं कभी कभी अलग अलग वो, अब आपको चारों का मतलब ही नहीं पता तो आप ब्लैंक में क्या फिल करोगे। तो यहां से वो आपकी वोकैब पावर भी चेक कर रहा है कि आप वोकैब में कितने स्ट्रांग हो।
आपकी ग्रामर भी चेक कर रहा है। तो क्लोज टेस्ट तो एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक ही साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी चेक कर रहा है, वोकैब पावर भी चेक कर रहा है, आपके ग्रामर भी चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको 3 स्टेप में रट्टा मार लो। मैंने देखा कई लोग सिखा देते हैं कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ग्रामर करो, अच्छे से ग्रामर के टॉपिक्स करो। ठीक है, रो मत कि क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा, क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा। रोने से कुछ नहीं होगा, ग्रामर करो जाके। ग्रामर करने के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी पहचान करो। अगर कोई वर्ड लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या लिखा है देखो, मस्ट बी गुड एट वोकैबुलरी। आपकी जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब जरा इसको देखो, यहां पर देखो, ये ऑप्शन देखो जरा, 99th ऑप्शन देखो, देखो रिसोर्ट, प्लेस, डेटर, रेन। यहां पर देखो चारों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्लोज टेस्ट की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों अलग अलग वर्ड्स हैं। भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही वर्ड है या एक ही वर्ब है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे एक V1 है, एक V2 है, एक V1 ING, एक V3 है। तो उसमें तो पहचानना फिर भी आसान होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ पर चार अलग अलग वर्ड्स हैं। अब सपोज करो कि आपको इस चार में से किसी दो की मीनिंग पता है, दो की मीनिंग नहीं पता, तो क्या आप आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आपको तीन की मीनिंग नहीं पता तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। चारों की ही नहीं पता तो भूल जाओ, बंद कर दो क्लोज टेस्ट, तुम भागो यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी वोकैब पे पकड़ होनी चाहिए। अब तुम वोकैब याद कर ही नहीं रहे हो, तुम ग्रामर कर ही नहीं रहे हो, और आके यहाँ पे रो रहे हो कि क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा, क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा। क्या मजाक है क्या? नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो तुम्हारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब यार तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो वोकैब तो याद करोगे ना। बिना वोकैब याद किए तुम्हें क्या उम्मीद है कि तुम एग्जाम निकाल दोगे? ऐसा नहीं होगा, तुम्हें वोकैब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मस्ट बी गुड एट वोकैबुलरी। अगला देखो क्या है, मस्ट डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो आपका दिमाग अपने आप ही आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं यार, इज हैविंग थोड़ी होगा, हैव होगा, है ना। आप आपका दिमाग भाई इज एम आर के बाद, जैसे कि कई बार बोलते हैं कि आई एम टू लव यू, तो आप कहोगे नहीं, आई एम टू लव थोड़ी होता, आई एम टू लव कुछ होता ही नहीं, एम के बाद टू प्लस वर्ब नहीं, सीधा बोलते हैं आई लव यू, बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। और ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप कैसे होती है ना, कैसे डेवलप करोगे, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। रीड डेली। आप क्या करोगे, आप डेली रीडिंग करोगे। आप में से मैं गारंटीड कह सकता हूं कि मतलब आप में से 60 से 70% बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश वोकैब भी याद कर रहे होंगे, चलो माना, ग्रामर भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन रीड नहीं करते डेली। भाई डेली रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अब चाहे आप कोई नोवेल रीड करो, चाहे न्यूज़पेपर रीड करो, चाहे कोई एनसीईआरटी की बुक रीड करो, तुम कुछ भी रीड करो, लेकिन रीड करो। डेली रीड करने से ये फायदा होता है कि तुम्हें ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पता लगते हैं कि हाँ यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है हेल्प हेल्प क्लीन द लाइब्रेरी, हेल्प हेल्प द लाइब्रेरी क्लीन, या फिर जो भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि प्लीज हेल्प क्लीन द लाइब्रेरी, ऐसे आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक है, तो आप देखोगे हाँ यार ये भी हो सकता है। दूसरी बुक में आपने ऐसे पढ़ लिया, प्लीज हेल्प इन क्लीनिंग द लाइब्रेरी, तो आपने कहा हाँ यार ठीक है, यहाँ पर हेल्प के बाद डायरेक्ट V1 भी लगा सकते हैं, या फिर हेल्प के बाद अपन क्या कर सकते हैं, इन लगाकर V1 और ING भी लगा सकते हैं, जो भी है। तो इससे आपको क्या लगता है, रीडिंग करने से आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चलता है कि हाँ सेंटेंसेस के जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या है, रीड द क्लोज टेस्ट केयरफुली। आपको क्या करना है, जो क्लोज टेस्ट है उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रीड द क्लोज टेस्ट केयरफुली। कई बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम के चक्कर में उनको लगता है कि भाई टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है, तो क्या करते हैं वो क्लोज टेस्ट को सही से पढ़ते ही नहीं है। उसकी जो बेसिक थीम है, जो क्लोज टेस्ट का बेसिक टोन है, जो बेसिक आइडिया, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो केवल क्या करते हैं, ब्लैंक को देखते हैं। सबसे पहले नजर जाती है ब्लैंक पे, और ब्लैंक के बाद सीधा नजर किस पे जाती है, ऑप्शन पे। और वहां से वो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं और क्या करते हैं, सीधा ऑप्शन से खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बेवकूफी मत करना, क्योंकि ऐसे में अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो इतनी हड़बड़ाहट मत मचाओ, टाइम दो क्लोज टेस्ट को, अच्छे से एक बार पढ़ो। ठीक है, ये भी तुम्हें हैबिट लग जाएगी जब तुम घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना, घर पे बहुत सारे क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे, तो एग्जाम में जाकर ज्यादा दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हें इतना समय नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि जब तुम डेली रीडिंग कर रहे हो, ठीक है,
क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो या फिर कोई भी बुक नोवेल वगैरह जो भी पढ़ रहे हो और क्लोज टेस्ट डेली घर पे सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम में जाकर क्या होगा, तुम्हारा माइंड तुम्हें सिग्नल करेगा कि हाँ ये चीज तो अपन डेली करते आ रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं करनी। अब तुम घर पे प्रैक्टिस करके नहीं गए, डायरेक्ट एग्जाम में जाके क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि तुमने क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की और चले गए खतरनाक बॉलर का सामना करने के लिए, पहली बॉल पे तो आउट होना ही है, जाहिर सी बात है, या तो आउट हो गए अपने टांग तुड़वा के आओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे, तब तक जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप क्लोज टेस्ट, अगर आपने ग्रामर कवर कर लिया, अगर आपने वो कैब अच्छी कर ली है अपनी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डेली रीड कर रहे हो, तो अब आप क्या करना शुरू करो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, डेली घर पे आप 2 से 3 क्लोज टेस्ट को क्या करो, सॉल्व करो। इससे आपकी हैबिट बनेगी सॉल्व करने की। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये समझो, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि सर 2-3 स्टेप बता दो क्लोज टेस्ट को उड़ा के आ जाए। नहीं, मुझे थोड़ी पता है कि तुम्हारे एग्जाम में कैसा क्लोज टेस्ट आने वाला है यार, किस बेस पे आने वाला मुझे थोड़ी पता है। वो कैब बेस पे आने वाला है या फिर वर्ब की अलग अलग फॉर्म की बेस पे आने वाला है, स्पेलिंग बेस पे आने वाला, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इससे एक फायदा ये मिलेगा कि क्लोज टेस्ट के अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, जो पैसेज आता है कि भाई एक पैसेज होता है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम्हारा वो भी इंप्रूव होगा साथ साथ में, क्योंकि वो भी सारा रीडिंग का ही खेल है। समझ रहे हो, वो भी सारा रीडिंग का ही खेल है। उसमें भी अगर तुम्हें स्टोरी या बेसिक जो आइडिया है वो समझ में आ गया, तो नीचे जो क्वेश्चन है तुम ऐसे उड़ा दोगे फटाफट से। ठीक, अगला क्या है, मस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस। देखो, ऑप्शंस की अलग अलग कैटेगरी को पहचानो। क्या कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे जब आप इस वाले ऑप्शन को देख रहे हो, तो यहां पर आपको चारों वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो एक कैटेगरी ये हो गई। कैटेगरी का मतलब आपको चारों वर्ड्स अलग दिखाई देंगे। देखो, चारों वर्ड्स अलग हैं, ये चारों अलग है, ये चारों अलग है, चारों अलग है। अब इस वाले को देखो जरा, इस वाले को, यहां पर चारों अलग अलग ना होकर मतलब दो एक जैसे हैं और दो एक जैसे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हो, दो को तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर अगर मान लो तुमने हायर को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाईएस्ट एलिमिनेट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं आपको कैसे। तो एक कैटेगरी ये हो गई जिसमें चारों अलग अलग है। दूसरी कैटेगरी, जरा इसको देखो ध्यान से, ध्यान से ये ऑप्शंस को देखो। अब यहां पर क्या है, चारों वर्ड्स अलग नहीं है, यहां पर क्या है ना, एक ही वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे ये V1 ING की फॉर्म आपको यहां पर दे रखी है, ये आपको V1 और SES की फॉर्म यहां पर दे रखी है। ठीक है, वो आपको सिंगुलर बनाते हैं SES लगा के। यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव दे रखा है 2 + V1 जिसको हम बोलते हैं ना, और यहाँ पर आपको कह रखा है मेकर, ये तो बेसिकली एक नाउन कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये कैटेगरी हो गई जिसमें चारों अलग अलग ना देकर एक ही वर्ड के जो अलग अलग फॉर्म्स है वो। जैसे यहाँ पर देखो सेकंड, देखो ड्रीम, ड्रीम्स, ड्रीमिंग, ड्रीमर, यहाँ पर भी देखो एक ही वर्ड है, उसको चार अलग अलग तरीके से यहाँ पर दे रखा है, तो एक आपका ये हो गया। ऐसे देखो ये भी सेम है, तो मैंने हर किसी के अलग अलग एक एग्जांपल ले रखे हैं। तो एक कैटेगरी ये हो गई आपकी। देखो, एक कैटेगरी ये थी जिसमें चारों वर्ड्स क्या थे, अलग अलग थे, चार ऑप्शंस क्या थे, अलग अलग थे। एक ये हो गई जिसमें एक ही है, एक ही के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। ऐसे यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी देखो अलग अलग, इंटेग्रिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, लाइबिलिटी, व्यूज, जॉनरा, कीज, जेस्चर्स, डिटैचिंग, एम्बेडिंग, तो अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्या होती है, कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, एक बार ऑप्शंस को भी देखा करो। जब आप पैसेज को, जब आप क्लोज टेस्ट को पढ़ रहे होते हो, जब आप इस ब्लैंक पे आते हो, तो इस ब्लैंक के चारों ऑप्शन को देखोगे ना कि भाई मेरे को क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ये देखो कि चारों ऑप्शन कौन कौन सी कैटेगरी में है, मतलब ऑप्शंस की कैटेगरी देखो कि क्या चारों वर्ड्स अलग अलग हैं या क्या एक ही वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये होगी भाई क्या, कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ ऑप्शंस। समझ में आ गया। उसके बाद है अंडरस्टैंड कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होता है, देखो यहां पर एक्सप्लेन किया है मैंने। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, दैट हैपेंस वेरी ऑफ्टन एंड मोर फ्रीक्वेंटली देन वुड हैपन बाय चांस। मतलब शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हमेशा अपन साथ में यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर बोलते हो ध्यान दो, तो क्या बोलते हो, पे अटेंशन। आप ये तो नहीं बोलते गिव अटेंशन, नहीं, क्या बोलते हो, पे अटेंशन। तो पे और अटेंशन हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलोकेशन। ठीक है, उसके बाद है जैसे आप बोलते हो फास्ट फूड, तो आपने सुना होगा भी फास्ट फूड हमेशा साथ में यूज होते हैं। जब आप बात कर रहे होते हो बाहर के खाने की, तो क्या बोलते हो, फास्ट फूड बोलते हो ना। तो फास्ट और फूड दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही बोलते हैं मेक अ मिस्टेक, आप डू अ मिस्टेक तो नहीं बोलते, डू अ क्राइम तो नहीं बोलते। ठीक है, आप क्या बोलते हो, कमिट अ क्राइम या फिर मेक अ मिस्टेक। तो मेक अ मिस्टेक ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, तो ये क्या है, कॉलोकेशन का एक एग्जांपल है। आप क्या बोलते हो, कमिट अ क्राइम। ठीक है, तो क्राइम के लिए कमिट बोलते हो, डू अ क्राइम तो नहीं बोलते हो ना, तो ये भी क्या है, कॉलोकेशन का एग्जांपल है। ऐसे ही बोलते हो शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइज। देखो मेक अ नॉइज, ठीक है, तो डू अ नॉइज तो नहीं बोलते। ठीक है, मेक अ नॉइज बोलते हैं। ऐसी टेक अ सीट, जब आप किसी को बैठने के लिए बोलते हो तो क्या बोलते हो, टेक अ सीट। ऐसी टेक अ चांस, कीप कंट्रोल, कीप क्वाइट।
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं हमेशा साथ में, और इनको हम बोलते हैं कॉलोकेशन। अब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कहां पर कौन सा कॉलोकेशन यूज करना है, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड लगाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक के लिए मेक लगाते हैं, नॉइस के लिए मेक लगाते हैं। ये चीजें कैसे ठीक होती हैं, जैसे जैसे आप देखो, एक निरंतर प्रक्रिया है ये। अगर आप एकदम से चाहोगे कोई चीज आपको आ जाए तो वो असंभव है, एकदम से कुछ नहीं आता। धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू करो, ग्रामर को पढ़ते रहो, वोकैब याद करते रहो, डेली रीड करते रहो, तो ये चीजें आपको रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको खुद पता लगता जाएगा। आप कई जगहों पर पढ़ोगे मेक अ मिस्टेक, तो आपके दिमाग में वो चीज फीड हो जाएगी कि हाँ मेक अ मिस्टेक होता है। मेक अ नॉइज कई जगहों पर पढ़ोगे कि ही मेड अ नॉइज, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ नॉइज के साथ मेक लगाते हैं। तो ये चीजें आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर चीज को रटोगे तो भाई दिक्कत है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिस करते 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 अपने आप ही याद हो जाता है। अगला क्या है, रीड द लाइन्स आफ्टर ब्लैंक केयरफुली। देखो ध्यान दी, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं कि जो भी आपको ब्लैंक फिल करना होता है, जैसे ये वाला ब्लैंक आपको फिल करना है ना, ये वाला, तो इससे पहले जो आपने पढ़ा अच्छी बात है, आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, लेकिन इसको फिल करने से पहले एक बार इसके बाद जो लिखा है इसको भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है ये इस पूरे का ही तो पार्ट है। यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है हमने, इस पूरे का ही तो पार्ट है ये। तो इसलिए इसको समझने के लिए आपको इससे पहले वाला नहीं बल्कि इसके बाद वाला भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है उससे। अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, कहीं आपने ब्लैंक देखा, इसको पढ़ लिया, ब्लैंक देखा, इसको भरने में लगे पड़े हो, फिर आपको नहीं आ रहा, फिर जैसे आप ये पढ़ोगे आपको लग जाएगा अच्छा ये था क्या, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, पहले ही इसको पढ़ लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे, ब्लैंक के बाद जो लाइन है उसको अच्छे से पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मस्ट अंडरस्टैंड द टेंस। टेंस आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो क्लोज टेस्ट है वो किस टेंस में है, उसमें प्रेजेंट की बात की जा रही है, या उसमें पास्ट की बात की जा रही है, या उसमें फ्यूचर की बात की जा रही है। इसको भी ध्यान में रखकर ही आपको बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको पता है अलग अलग टेंसेज है, सब में अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स आती हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखना कि हाँ कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है। तो आई होप ये जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपको समझ में आ गया कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर इसको नोट करते हुए चलो, ठीक है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाना शुरू करूंगा और आपको बताना शुरू करूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में अगर आपके सामने क्लोज टेस्ट आए तो आप उसको जल्दी कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन जल्दी तभी कर पाओगे जब आपने ये चीजें कर रखी ये, ठीक है। इसके बिना नहीं कर पाओगे, कोई जादू नहीं। चलो अपने सामने एक यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट को पढ़ना शुरू करना, अच्छी तरीके से उसको समझना है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो, द रोमन्स हैड डेवलप्ड। तो यहां से मुझे टेंस समझ में आ गया कि भाई पास्ट की बात हो रही है। मैंने क्या कहा, टेंस की पहचान आपको होनी चाहिए कि पास्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ, पेन को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, नहीं होगा, चलो कोई नहीं। द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट। अब आपको इसका देखो, अब अगर आपको पता ही नहीं कि चैरियट का मतलब क्या होता है, चैरियट का मतलब क्या होता है, रथ। रथ पता है ना सभी को, आगे क्या होता है, घोड़ा होता है, और पीछे वो जो गाड़ी सी होती है लकड़ी की वो होती है, उसको बोलते हैं रथ, ठीक है। तो द रोमन्स हैड डेवलप्ड, रोमन्स ने, रोमन्स कौन है, रोम के लोग, द रोमन्स हैड डेवलप्ड। हैड डेवलप्ड का मतलब डेवलप कर लिया था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैड और V3। मैंने क्या कहा, आपको टेंस की नॉलेज और आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। हैड प्लस V3 का मतलब है कि यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, किया था, लिया था, दिया था, आया था, ठीक है। द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग, कि रोमन्स ने डेवलप कर लिया था, ठीक है। क्या डेवलप कर लिया था, डैश डेवलप कर लिया था, किस चीज के लिए, फॉर चैरियट रेसिंग, चैरियट रेसिंग के लिए, रथ दौड़ के लिए। रथ दौड़ के लिए रोमन्स ने डेवलप कर लिया था। क्या डेवलप कर लिया था, देखो ये रहे ऑप्शंस। अब आप ऑप्शंस को देखो, सबसे पहले देखो ऑप्शंस की कैटेगरी को समझो। मैंने क्या कहा था, कैटेगरी को समझो। तो यहाँ पर कैटेगरी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 वर्ड्स हैं, चारों बिल्कुल डिफरेंट हैं, चारों को आपस से कोई लेन देना है नहीं एक दूसरे से। सबसे पहले टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो स्वाद होता है, ठीक है। टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, लेकिन एक फ्रेज होता है, टू डेवलप टेस्ट, टू डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग, टू डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर देते हो, जब किसी चीज में आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, उस चीज के प्रति आप अपना टेस्ट क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी चीज के प्रति अपने टेस्ट को डेवलप कर रहा हूं, इसका मतलब मैं उस चीज को काफी पसंद कर रहा हूं, मैं उस चीज को काफी बढ़ावा दे रहा हूं, ठीक है। टू डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग। अगला है स्पूनफुल। स्पूनफुल तो देखो यहां पर मैच हो ही नहीं रहा, उन्होंने क्या डेवलप किया भाई, स्पूनफुल का मतलब क्या है, एक चम्मच भर के,
उन्होंने क्या डेवलप किया, एक चम्मच भर के डेवलप किया, कोई तुक है इस बात का, कोई तर्क है इसका, नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करो। एक बहुत जरूरी चीज होती है क्लोज टेस्ट के अंदर, वो होती है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना है। आपको ये तो देखना है कि आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले ये देखो कि क्या नहीं हो सकता। तो आपने देखा स्पूनफुल नहीं हो सकता। ड्रॉप का मतलब क्या है, बूंद, तो क्या बूंद, बूंद डेवलप किया उन्होंने, चैरियट रेसिंग का बूंद डेवलप किया, बूंद क्यों डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करेंगे, क्या तुक है इस बात का। माउथफुल का मतलब क्या होता है, मुंह भर के, आपने कुछ भी लिया और पूरा मुंह भर के खा लिया, उसको बोलते हैं माउथफुल। तो उन्होंने चैरियट रेसिंग के लिए माउथफुल डेवलप किया, क्या कहना चाह रहा, कोई सेंस है इस बात का, इस बात का कोई सेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, टेस्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया टू डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग का मतलब है किसी चीज में अपना इंटरेस्ट जगाना, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। तो आपको आंसर इजीली पता लग गया कि यहां पर क्या आएगा, टेस्ट आएगा। आगे बढ़े। मीनिंग क्या बनी, रोमन्स ने चैरियट रेसिंग में अपना जो टेस्ट है वो डेवलप कर लिया था। द डैश ऑफ द गेम, ठीक है, द डैश ऑफ द गेम। अब आगे पढ़ो पहले, द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, कि इस गेम के जो डैश है वो इतने एक्साइटेड होते हैं, दैट की समटाइम्स, की कभी कभी, इट में डैश। अब देखो पहले, सबसे पहले ना इस वाले ब्लैंक को आप भरना चाहो तो भर सकते हो। यहां पर देखो मुझे दिख गया मे, अगर आप, मैंने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए ग्रामर के बारे में, किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब लगाते हैं। तो आपको पता है मे क्या है, एक मॉडल है, मे क्या है, एक मॉडल है। और आप अच्छे से जानते हो कि मॉडल के साथ, डायरेक्ट मॉडल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आपको सोचो पता ही नहीं, आपने ग्रामर पढ़ा ही नहीं, और आप इस ब्लैंक को फिल नहीं कर पाए और आकर आप रो रहे हो कि सर मुझसे तो क्लोज टेस्ट होता ही नहीं है, आप लोगों के कमेंट में जाकर बोल रहे हो सर प्लीज क्लोज टेस्ट बता दो। अरे भाई कैसे आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें ये पता ही नहीं है मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तुमने ग्रामर पढ़ा ही नहीं है, तो क्लोज टेस्ट कैसे कर लोगे तुम। अब तुम्हें पता है मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो 98 नंबर ऑप्शन ये रहा, देखो सबसे पहले अडेप्ट, ये V1 है, रीशेप V1 है, ट्रांसफिगर V1 है, कन्वर्ट V1 है, चारों ही V1 है। अब देखो ऐसे में क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे में अब आपको इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। अगर यहां पर क्या होता, मान लो एक V2 होता, एक V3 होता, एक V1 ING होता, मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा होता है, अभी आप आगे देखोगे, तो आप क्या करते, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते, क्योंकि मुझे पता है मॉडल के बाद V1, लेकिन यहाँ पर चारों ही V1 है। अब आप समझो, सबसे पहले क्या है, द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, जो गेम के डैश होते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं। अब इस डैश में क्या आएगा, कैंपेनर्स आएगा, कि जो गेम के कैंपेनर्स हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं। कैंपेनर्स कौन होते हैं, जो कैंपेन करते हैं, कैंपेन मतलब क्या होता है, प्रचार करना। तो इस गेम के जो प्रचारक हैं वो एक्साइटेड होंगे, या इस गेम के सुधारक, रिफॉर्मर्स का मतलब सुधारक, या इस गेम के चैंपियंस, चैंपियंस का मतलब विजेता, या इस गेम के सपोर्टर्स। आप बताओ, अगर यहां पर एक्साइटेड होने की बात हो रही है तो एक्साइटेड कौन होंगे, तो यहां पर आपको पता है एक्साइटेड कौन होंगे, सपोर्टर्स, इस गेम को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं। मैं यहां पर प्रचार करने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं यहां पर देखो, मैंने ऊपर क्या बोला था, रोमन्स ने अपना टेस्ट डेवलप किया किसमें, चैरियट रेसिंग में, और इस गेम के जितने भी समर्थक हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। भाई गेम को चाहने वाले लोग गेम के समर्थक होते हैं ना, वो गेम के सपोर्टर्स होते हैं, वो गेम के कैंपेनर्स नहीं होते, वो गेम के रिफॉर्मर्स नहीं होते, वो गेम के कौन होते हैं, सपोर्टर्स। यहां पर बात किसकी हो रही है, सपोर्टर्स की, द सपोर्टर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सपोर्टर्स। द सपोर्टर्स ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट में डैश इनटू केओस, कि कभी कभी क्या होता है, इट में डैश इनटू केओस। अच्छा, केओस का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर पाओगे, कि कभी कभी क्या हो जाता है, इट में डैश इनटू केओस। केओस का मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा भगदड़ टाइप होता है ना, जो केओस, हलचल, ठीक है, शोर शराबा, उसको बोलते हैं केओस, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, जिसको केओस कहते हैं, ठीक है। तो देखो इनटू, अब देखो इनटू हम कब लगाते हैं, जब एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित होती है, तो ऐसे केस में हमेशा हम क्या लगाते हैं, इनटू, ठीक है। इनटू का मतलब होता है एक चीज से दूसरी अवस्था में जाना, ये ध्यान रखो। इनटू एक प्रपोजिशन है, और इनटू हम तभी लगाते हैं जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित हुई है, तब हम लगाते हैं इनटू, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा 98 में, देखो अडेप्ट। अब आपको ग्रामर पता होना चाहिए, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ढाल लेना, अनुकूल बना लेना, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि इफ यू आर इन मुंबई, या इफ यू आर गोइंग टू मुंबई, यू विल हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ टू दैट एटमोस्फियर, कि अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें अपने आप को वहां के माहौल में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ढाल लेना। अब आपको पता है ढाल लेना क्योस में, तो क्योस में ढाल लेने की तो बात हो नहीं रही, यहां पर आपको पता है एक चीज को दूसरी चीज में बदलने की बात हो रही है। तो इट में डैश इंटू क्योस, की ये क्या होता है, क्योस में डैश हो जाता है। तो क्योस में क्या हो जाता है, परिवर्तित। जब मैंने आपको बता ही दिया कि इंटू का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्जन होना, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित होना, तो इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा वर्ड आएगा ना जो परिवर्तन से संबंधित हो। इस चीज को समझो, अगर इंटू लगा है तो इसका मतलब एक ऐसा वर्ड आएगा इससे पहले जो परिवर्तन से संबंधित हो। तो अडेप्ट का मतलब तो अनुकूल बनाना होता है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। रीशेप का मतलब किसी चीज को दोबारा शेप देना, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। कन्वर्ट,
कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट का मतलब ही तो होता है क्या होना? कन्वर्ट का मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना, कन्वर्ट कर लेना। जैसे धर्म के मामले में भी यूज करते हैं ना कि उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, तो धर्म में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। तो कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अच्छा, ट्रांसफिगर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफिगर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब एक चीज को बदल देना। और बेसिकली ट्रांसफिगर आप तब लगाते हो जब एक बेकार चीज को अच्छी चीज में बदलते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो ट्रांसफिगर। लेकिन आपको पता है यहां पर किस चीज में बदलने की बात हो रही है? क्योस में। तो क्योस में बदलने की बात हो रही, तो आपको पता है ट्रांसफिगर तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफिगर का मतलब है एक बेकार चीज को अच्छी चीज में बदल देना, आप ये कह सकते हो। तो एक ही ऑप्शन बचा यहां पर, क्या बचा? कन्वर्ट। इट में कन्वर्ट इनटू क्योस, कि इसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट का मतलब चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है? क्योस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से इसको एक एक ऑप्शन को पढ़ पढ़ कर मैं इसका आंसर पता लगा रहा हूं। आगे बढ़े, ध्यान से देखते रहो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको भी करना है। क्योस, कंफ्यूजन एंड राइट्स। देखो, क्योस में तब्दील हो जाता है, कंफ्यूजन में, एंड राइट्स, राइट्स का मतलब दंगे, कि दंगों में भी तब्दील हो जाता है। द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस, वो डैश जिसमें रेसिंग टुक प्लेस। देखो, टुक प्लेस का मतलब क्या होता है? टेक प्लेस, ये बेसिकली टेक प्लेस होता है। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या घटना, घटित होना या घटना, ठीक है, या होना। तो वो डैश इन विच, जिसमें, जिसमें, तो जिसमें का मतलब जाहिर सी बात, देखो इन विच का मतलब क्या है? जिसमें। वो डैश जिसमें रेसिंग टुक प्लेस, जिसमें रेसिंग होता था, क्योंकि टेक प्लेस का मतलब होता है होना। तो वो डैश जिसमें रेसिंग होती थी, तो देखो रेसिंग किस में होगी? सर्किट में होगी, रूट में होगी, ट्रैक में होगी, या स्टेडियम में। तो आपको पता है रेसिंग कौन सी है? ये रेसिंग है चैरियट रेसिंग, यानी कि रथ दौड़। तो रथ दौड़ कहां पर होगा भैया? स्टेडियम में या सर्किट में या रूट में? देखो, सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट आपको पता है, सर्किट का मतलब कोई रूट नहीं है, मतलब सर्किट का मतलब कोई जगह नहीं है जहां पर रेस करवाई जाती है। ठीक है, और रूट आपको पता क्या होता है? एक फिक्स रास्ता। ठीक है, और ट्रैक क्या होता है? ट्रैक एक रास्ता होता है जिस पर दौड़ होती है, लेकिन कौन सी दौड़ होती है? इंसानों वाली जो दौड़ होती है, उसको बोलते हैं ट्रैक। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, स्टेडियम, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, ये तो आपको यार कॉमन सेंस है, बेसिक है, कि रथ दौड़ कहां पर होगी? स्टेडियम में होगी। आपने देखा होगा स्टेडियम होते हैं बड़े बड़े जहां पर दौड़ होती है। ठीक है, सर्किट में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, ट्रैक पे नहीं होगा, क्योंकि जगह में की बात हो रही है। ठीक है, द डैश, और वैसे भी देखो इन आ रहा है ना यहाँ पर, तो इन का मतलब होगा कि यहाँ पर एक ऐसा नाउन होगा जिसके साथ इन मैच हो जाए। तो कहां पर होगा? स्टेडियम में। देखो, ट्रैक पर होता है, ट्रैक में नहीं होता, इस चीज को भी समझो ना। ट्रैक पर होता है, ट्रैक में नहीं होता। ठीक है, स्टेडियम में होता है, स्टेडियम पर नहीं होता। ये भी फर्क आपको पता होना चाहिए कि किस प्रीपोजिशन को कहां यूज करते हैं और किसका क्या मतलब होता है। तो यहां पर अगर इन आ रहा है, तो इनका मतलब एक ऐसा यहां पर आपको नाउन चाहिए जो इनके साथ फिट बैठे। तो इनके साथ फिट ट्रैक नहीं बैठ रहा, रूट नहीं बैठ रहा, क्योंकि रूट में रेस नहीं होता, ट्रैक में रेस नहीं होता। ठीक है, स्टेडियम में रेस हो सकती है, तो स्टेडियम में। आप ये बोलते हो ना स्टेडियम में, स्टेडियम पर तो नहीं, स्टेडियम में, क्योंकि वो एक सराउंडेड प्लेस है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? स्टेडियम। आप ऐसे भी अगर दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो, देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि आगे पीछे देखो। ब्लैंक के आगे आपने देखा इन आ रहा है, तो एक ऐसा नाउन मैच करो जो कि इनसे मैच हो जाए। तो इनसे मैच कौन सा हो रहा है? स्टेडियम। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई कहां पर होता है रथ दौड़, तो स्टेडियम में होता है। ठीक है, वॉज कॉल्ड अ सर्कस, तो जहां पर रेस होती थी जिस स्टेडियम में, उसको क्या बोलते थे? सर्कस बोलते थे। द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमस इन रोम। द डैश वन, द डैश वन का मतलब, अब देखो यहां पर क्या है? द लार्जर वन, द हाईएस्ट वन, द लार्जेस्ट वन, या हायर वन। देखो, द डैश वन वॉज की मतलब जहां पर जिस स्टेडियम में रेस होती थी उसे क्या बोलते थे? सर्कस बोलते थे। द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमस। देखो, मैक्सिमस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर अगर सर्कस का नाम है सर्कस मैक्सिमस, तो इसका मतलब क्या होगा? वो सर्कस बड़ा होगा। आप ऐसे अंदाजा लगाओ कि अगर यहां पर बात हो रही है द डैश वन वॉज, कि उनमें से जो एक था, द डैश वन, वही वन का मतलब क्या है? एक। कि उन सर्कस, जितने भी स्टेडियम जिनको सर्कस कहते हैं बेसिकली, उनमें से जो एक था, वॉज द सर्कस मैक्सिमस इन रोम, जो रोम में था उसका नाम था सर्कस मैक्सिमस। दैट कुड होल्ड अप टू 3,85,000 स्पेक्टेटर्स, जिसमें इतने दर्शक बैठ सकते थे। विच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट, और इससे इस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी का पता चलता है। तो आप बताओ यहां पर बात किसकी हो रही है? सबसे बड़े वाले सर्कस की बात हो रही है, कि भाई बहुत सारे स्टेडियम है जिनको सर्कस कहते हैं। द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम, और जो उनमें सबसे क्या था? बड़ा। यही तो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। यहां पर ऑप्शन को भी देखना है, लार्ज का मतलब बड़ा और हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो आपको पता है यहां पर ऊंचे की बात नहीं हो रही, यहां पर बात किसकी? बड़े की, क्योंकि यहां पर देखो आपको संख्या दे रखी है। ध्यान से देखो, अगर आपको बताया जा रहा है कि इतने स्पेक्टेटर बैठ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है स्टेडियम की ऊंचाई की बात नहीं कर रहा होगा यहां पर, स्टेडियम की ओवरऑल मतलब उसकी बात कर रहा होगा। क्या बोलते हैं उसको?
कि ओवरऑल कितना बड़ा है बेसिकली स्टेडियम, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर हाई यानी कि ऊंचाई से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या बता दी, तो मतलब स्टेडियम की क्या बताई जा रही है, ओवरऑल कितनी संख्या है, मतलब स्टेडियम ओवरऑल कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हाई का कोई लेना देना नहीं है, तो ना तो हाईएस्ट आएगा ना हायर आएगा। दो बचा लार्जेस्ट और लार्जर। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे बड़े की बात हो रही है। भाई लार्जर तो तब लगाते हैं ना जब कंपेयर करते हैं आप। लार्जर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पर ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। लार्जर क्या है, लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर क्या मैंने किसी को कंपेयर किया, तो आपको अगर नहीं सर कंपेयर तो नहीं किया, तो जब कंपेयर नहीं किया तो लार्जर कहां से आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट। देखो अब मुझे बताओ ये आसान था या मुश्किल था? आसान था, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छे से एक बार ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस की मीनिंग निकालो, ब्लैंक के बाद वाले शब्दों को पढ़ो, ब्लैंक के बाद वाले लाइंस को पढ़ो, उनका आपस में कनेक्शन बनाओ, ओवरऑल जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो। अगर आप इतना कर लेते हो तो मेरा यकीन मानो क्लोज टेस्ट जो है ना ये हवा में उड़ा दोगे तुम, ठीक है। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। आप एक काम करोगे, अब आप स्क्रीन को करो पॉज, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और एक बार आप इस क्लोज टेस्ट को खुद सॉल्व करो जल्दी से, और उसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। देखो माई टूथ ब्रश इज अ थिंग, मेरा टूथ ब्रश एक ऐसी चीज है, इज अ थिंग एक ऐसी चीज है, दैट हॉन्ट्स मी जो मुझे डराता है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग जो मुझे डराता है, हॉन्ट्स मी। देखो वर्ब में एस यूज कर रखा है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। मैंने क्या कहा, टेंस की पहचान साथ साथ में करते रहो। माई टूथ ब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जो मुझे हॉन्ट करता है मतलब मुझे डराता है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं। एंड डैश, देखो एंड की मदद से जोड़ा जा रहा है। देखो यहाँ पर माई टूथब्रश इज थिंग दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे हॉन्ट करता है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। एंड, तो एंड का मतलब आगे जो होगा वो भी इसी से कनेक्टेड होगा। एंड क्या करता है, देखो ऑप्शंस को देखो सबसे पहले। एंड 139 में मेकिंग, मेक्स, मेकर या टू मेक। अब आपको पता है यहाँ पर एक ही वर्ब की चार अलग अलग फॉर्म है, तो अब आपको बताना है क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट कौन है, टूथब्रश है, वही टूथब्रश मुझे हॉन्ट कर रहा है। एंड का मतलब और, तो और का मतलब यहाँ पर वही टूथब्रश कुछ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर टूथब्रश के साथ आपने वर्ब में एस लगाया, तो जाहिर सी बात है यहां भी टूथब्रश के साथ में क्या लगाओगे, वर्ब के साथ एस लगाओगे, तो क्या बन जाएगा, मेक्स। तो यहाँ पर ना तो मेकिंग आएगा, यहाँ ना तो टू मेक आएगा, ना यहाँ पर मेकर आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, मेक्स। कितना आसान है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है ना, एक ही सब्जेक्ट के दो अलग अलग काम है। तो और एंड की मदद से जोड़ रहे हो, तो एंड से हमेशा हम एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं ना, समझ में आ रहा है। एंड से हमेशा हम एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं लव एंड कंपैशन, ठीक है, आप ये तो नहीं बोल सकते लव एंड हेट, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एंड का मतलब होता है और। तो और से हमेशा आप दो ऐसी चीजों को जोड़ते हैं जो सिमिलर होती है। अगर दो ऑपोजिट चीजों को जोड़ना तो बट लगाते हैं उसके लिए, ठीक। तो यहाँ पर एंड से जोड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है एक जैसी चीजें होंगी। तो अगर यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है एस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ब सिंगुलर यानी कि एस। आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और आगे देखो, तो माई टूथब्रश इज अ थिंग, मेरी टूथब्रश एक ऐसी चीज है दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे हॉन्ट करता है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरी जिंदगी को माइजरी यानी कि दुखदाई बना देता है, ठीक है। माइजरी का मतलब दुख से भर देता है। आई डैश दैट, अब आपको पता है टेंस प्रेजेंट, ओवरऑल बात जो वो प्रेजेंट में चल रही है, आपको पता लग चुका है। आई डैश, अब देखो यहाँ पर जरा वर्ब की देखो अलग अलग फॉर्म्स दे रखी है, ड्रीम, ड्रीम्स, ड्रीमिंग और ड्रीमर। तो अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ड्रीमिंग तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ड्रीमिंग होता, ये V1 प्लस आईएनजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई V1 आईएनजी तो तब होता ना जब यहाँ पर इज एम आर में से कुछ होता, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में V1 और आईएनजी डायरेक्ट तो आता नहीं है, या तो इससे पहले इज एम आर आएगा या फिर हैज बीन आएगा। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ना तो यहाँ पर इज एम आर है ब्लैंक से पहले, ना हैज बीन है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। ड्रीमर तो आपको पता है कि नाउन होता है, तो आई ड्रीमर नहीं होगा। आई ड्रीमर क्या होता है भाई, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और ड्रीमर भी एक नाउन, तो ऐसा नहीं होगा, ये तो कुछ मीनिंग ही नहीं है। आई ड्रीमर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आपको पता है दो बचा, एक बचा ड्रीम, एक बचा ड्रीम्स। दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसी ऐसा, क्योंकि आपको पता है टेंस प्रेजेंट चल रहा है। टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में दोनों ही आते हैं। अब आपको देखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, आई। आपको पता आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम वर्ब में एस नहीं लगाते। वर्ब में एस हम लगाते हैं कब, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई ड्रीम्स नहीं होता, क्या होता, आई ड्रीम। तो तीनों अपने आप ही कट गए, एलिमिनेट हो गया कितनी आसानी से, तो ड्रीम आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई ड्रीम, मुझे अचानक सपना आता है, दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मतलब ब्रश के बारे में मुझे सपना आता है अचानक। मैं जब ट्रेवल कर रहा होता हूं तो मुझे सपना आता है रात को अचानक, दैट आई हैवंट पैक्ड इट, कि मैंने उसे पैक नहीं किया।
एंड वेक अप, और मैं उठता हूं, देखो सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, एंड वेक अप, और मैं उठता हूं, इन अ कोल्ड, इन अ कोल्ड, कोल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक नाउन होगा, देखो ग्रामर की नॉलेज है ये, आपको पता होना चाहिए कि जो एडजेक्टिव है वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जरा ऑप्शंस को देखो एक बार, पहला ऑप्शन है परस्पायर, परस्पायर आपको पता है पसीना बहना, यानी कि एक वर्ब है, तो अगर ये वर्ब है तो भैया यहीं पर कट जाएगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। परस्पायर क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो परस्पायर नहीं आएगा। परस्पायरिंग भी वर्ब है, देखो वर्ब में आईएनजी है, तो नहीं आएगा। और टू परस्पायरिंग, टू परस्पायर, ये भी तो वर्ब है, 2+V1, तो ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा परस्पिरेशन, और ये क्या है, एक नाउन है, खत्म। परस्पिरेशन माने पसीना। आई वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, कि मैं जब उठता हूं तो ठंडा पसीना मेरे को आ रखा होता है। कितना आसान है करना यार, तरीके से अगर करोगे। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और मैं बेड से निकलता हूं, एंड हंट फॉर इट, और फटाफट से मैं ढूंढता हूं कि मैंने ब्रश पैक नहीं किया। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और यूज करने से पहले मैं पैक कर देता हूं, मतलब इतना डर जाता हूं कि कहीं भूल ना जाऊं पैक करना, कि यूज करने से पहले पैक कर देता हूं। एंड हैव टू अनपैक अगेन, और मुझे दोबारा अनपैक करना पड़ता है टू गेट इट, इसको लेने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग, हमेशा ये आखिरी चीज होती है, आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जो मैं बैग से निकालता हूं। एंड डैश आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर एंड डैश आई रीपैक, और जो भी है डैश आई रीपैक, मैं रीपैक करता हूं, फॉरगेट इट। अब ऑप्शंस को देखो, एंड देन, एंड देन, देखो दो देन है, दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कि और तब मैं उसको दोबारा पैक करता हूं, तो वो जो तब होता है, जैसे पहले मैं गया तब मैंने देखा, ठीक है, तो ये जो तब होता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना को जोड़ने के लिए जब आप तब यूज करते हो, तो वो ये वाला होता है देन। ये देन आप लगाते हो कंपेयर करने के लिए, जैसे कि ही इज बेटर देन हिज सिस्टर, तो यहाँ पर देन आ गया, वो वाला देन। लेकिन जब हम बोलते हैं ना तब, ठीक है, या फिर, और दिस, और अगला ऑप्शन क्या है, हाँ एक ऑप्शन है ये रहा दैट, और एक ऑप्शन है यहाँ पर दिस, तो आपको पता है ये देन तो आएगा नहीं, देखो ना, एंड देन, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं, और फिर या और तब, तो तब का मतलब क्या होता है, देन होता है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, एंड देन, और तब, आई रीपैक, मैं दोबारा पैक करता हूँ, फॉरगेट इट, क्योंकि दैट तो आएगा नहीं। एंड दैट आई रीपैक क्या होता है, दैट तो कुछ नहीं होता, ठीक है, दैट तो आप लगाते तो उसके बाद एक नाउन भी तो लगाते, और दिस भी सेम है, इसकी अगर ये लगाते इसके बाद एक नाउन लगाते, यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है आप भी जानते हो, कुछ चीजें कॉमन सेंस पे होती है। एंड देन आई रीपैक, मैं इसको रीपैक करता हूँ, फॉरगेट इट, और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स, और मुझे भागना पड़ता है, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, ऊपर सीढ़ियों पर जाना पड़ता है। डैश इट, डैश इट, तो किस, देखो अपस्टेयर्स डैश इट, तो फॉर इट इसके लिए, या ऑफ इट इसका, देखो ऑफ इट क्या होता है, ऑफ इट तो कुछ नहीं होता भाई, फॉर इट का मतलब इसके लिए, ब्रश के लिए मतलब, फ्रॉम इट, फ्रॉम कब लगाते हैं, जब किसी से की बात करते हैं, जैसे कि फ्रॉम मी, फ्रॉम यू, तो यहां पर पढ़ के आपको पता लग रहा है कि मैं ऊपर अगर सीढ़ियों पे जाता हूं, तो क्या करना है, ब्रश के लिए, मतलब ब्रश लेने के लिए, तो के लिए को क्या बोलते हैं, फोर बोलते हैं ना, ठीक है, तो ना तो फ्रॉम आएगा, ना फॉर्म आएगा, ना ऑफ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फोर, कि आई रश अपस्टेयर्स, की मैं ऊपर भागा भागा जाता हूँ, फॉर इट इसके लिए, एंड द लास्ट मोमेंट, एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन लेके जाता हूँ, रैप्ड अप इन माय पॉकेट, पॉकेट में, हैंकरचिफ में, यानी कि रुमाल में। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे से अगर क्लोज टेस्ट आप करोगे तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो इसको भी आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई करो, ठीक। देखो क्या लिखा है, ये थोड़ा सा टैटू के बारे में है, जो टैटू का आर्ट होता है उसके बारे में, ठीक है। देखो, टैटूइंग इज अ टैलेंट, टैटूइंग जो है इज अ टैलेंट, एक टैलेंट है, दैट रिक्वायर्स, देखो प्रेजेंट में बात चल रही है, ठीक है, दैट रिक्वायर्स है ना, वर्ब में एस, टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। टैटूइंग, टैटूइंग मतलब एक नाउन हो गया, टैटू मतलब आपको पता है टैटू भी एक नाउन होता है, टैटूइंग का मतलब टैटू बनाने की कला, उसको बोलेंगे टैटूइंग। तो टैटूइंग इज अ टैलेंट, टैटूइंग एक टैलेंट है, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, जिसमें बहुत सारे टाइम की आवश्यकता होती है। एंड टाइम एंड, तो एंड की मदद से मैंने बताया था दो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, तो टैटू एक ऐसी टैलेंट है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, टाइम एंड डैश, तो टाइम एंड क्या, टाइम एंड इंटेग्रिटी, टाइम एंड कैपेसिटी, टाइम एंड एबिलिटी, टाइम एंड लाइबिलिटी। तो इन चारों का मतलब पता होना चाहिए आपको। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान या सम्मान, ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब वो भी होता है अखंड या अखंडता, बोलते हैं ना कि भारत की इंटेग्रिटी को बचा के रखना है, अखंडता को बचा के रखना है। तो क्या टैटूइंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें अखंडता की आवश्यकता होती है, सम्मान की आवश्यकता होती है, टाइम एंड अखंडता मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, जिम्मेदारी। तो टैटूइंग एक ऐसा टैलेंट है जिसमें समय और जिम्मेदारी की आवश्यकता है, नहीं।
कैपेसिटी का मतलब क्षमता, जैसे इस बॉटल की क्षमता है कि इसमें 3 लीटर पानी आ सकता है, तो कैपेसिटी नहीं, टाइम एंड एबिलिटी। क्या आपको पता है एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो टैटूइंग एक ऐसा टैलेंट है जिसमें किस चीज की आवश्यकता होती है? टाइम और योग्यता की। ठीक है, तो आपको पता है मैच कर गया एबिलिटी, क्योंकि भाई टैटू बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एबिलिटी चाहिए। आपको कैपेसिटी नहीं चाहिए, आपको एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। एबिलिटी मतलब योग्यता। तो टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एबिलिटी। देयर आर मेनी वेरियस काइंड्स, मैनी वेरियस काइंड्स यानी कि कई प्रकार के, वेरियस काइंड्स एंड, देखो फिर एंड आ गया, तो जाहिर सी बात है दो एक जैसी चीज है, तो वेरियस काइंड्स, बहुत सारे काइंड्स हैं, तो एंड के बाद भी कुछ ऐसी चीज होगी जो काइंड से रिलेटेड होगी। तो काइंड से रिलेटेड व्यूज है क्या? नहीं है। काइंड से रिलेटेड कीज है क्या? नहीं है। काइंड से रिलेटेड जेस्चर्स है क्या? नहीं। जेस्चर का मतलब क्या होता है? इशारा। काइंड से रिलेटेड क्या है? जॉनर्स। जॉनर्स का मतलब क्या है? शैली। पता ना, अलग अलग जॉनर का मतलब अलग अलग शैली, अलग अलग प्रकार। तो देखो जाहिर से कितना आसान है एंड की मदद से एक जैसी चीजों को जोड़ना। तो यहां पर अगर वेरियस काइंड्स की बात हो रही है तो एंड के बाद भी कुछ ऐसा होगा जो काइंड से या प्रकार से ऐसे कुछ संबंधित होगा। तो एक ही वर्ड है यहाँ पर, जॉनरा, आपको पता है, ठीक है, या जॉनर कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग शैली। कुछ समझ में आ रहा है? बाकी तीन ऑप्शंस देखो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, क्योंकि पहले में कह रहा है व्यूज। व्यूज का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, दृश्य। कीज का मतलब चाबी, जेस्चर्स का मतलब इशारा, कुछ मैच ही नहीं कर रहा। तो कई प्रकार के वेरियस काइंड्स और जॉनर के क्या होते हैं? टैटूइंग, टैटू करने की वो होती है, शैली होती है, कई शैली की होती है, ठीक है, ऑफ टैटूइंग। टैटूइंग वाज एंड स्टिल, टैटूइंग वाज कि टैटू था, एंड स्टिल इज अ मींस टू कम्युनिकेट। टैटू जो है ना असल में क्या है? मींस टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट करने का एक साधन है। समवंस थॉट्स और लाइफ, या तो अपने थॉट्स को या अपनी लाइफ को बाय परमानेंटली। देखो टैटू से आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट कैसे करते हो? मतलब क्या कम्युनिकेट करते हो? अपने थॉट्स को, अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों को आप दूसरों को बताते हो बाय। बाय का मतलब की मदद से, किसकी मदद से? बाय परमानेंटली। बाय परमानेंटली। परमानेंटली क्या है? परमानेंटली क्या करके? डैश अ डिजाइन, एक डिजाइन डैश करके। बाय परमानेंटली डैश डिजाइन, परमानेंटली एक डिजाइन डैश करके। तो डिजाइन क्या करके? डिजाइन डिटैच करके। डिटैच का मतलब होता है दो चीजों को अलग करना। तो डिजाइन को अलग करके, आप हो गए सर कोई मीनिंग ही नहीं है। डिजाइन को कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। डिजाइन को जोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं डिजाइन को परमानेंटली क्या करके। देखो यहां पर देखो आगे भी पढ़ो, डिजाइन ऑफ इंक एंड कलर इनटू देयर फ्लैश, पूरा पढ़ लो, मैंने क्या कहा ब्लैंक के बाद पढ़ो। इनटू देयर फ्लैश, फ्लैश का मतलब मास, यानी कि टैटू की मदद से कम्युनिकेट करते हैं हम अपने विचारों को और अपने जिंदगी को दिखाते हैं बाय परमानेंटली, परमानेंटली करके, डैश करके, एक डिजाइन को डैश करके, ऑफ इंक एंड कलर, और वो जो डिजाइन होता है वो इंक और कलर से मिलकर बना होता है, इनटू देयर फ्लैश, और अपने फ्लैश, फ्लैश का मतलब मास पे क्या करते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, टैटू को मास पे परमानेंटली कुछ करने की बात हो रही है, तो टैटू को मास पे कंबाइन तो नहीं करेंगे ना। आप कनेक्ट करो ना चीजों को। हम टैटू को मास पे कंबाइन थोड़ी करते, कंबाइन का मतलब तो जोड़ना होता है यार। डिटैच भी नहीं करते टैटू को मास पे, कंबाइन भी नहीं करते। फर्टिलाइज का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? फर्टिलाइज का मतलब आपको पता है क्या होता है? उपजाऊ बनाना, फर्टिलाइजिंग की जो प्रोसेस होती है। एक ही बचा एम्बेड। एम्बेड का मतलब क्या होता है? जड़ना। जड़ना का मतलब जानते हो ना, जैसे जैसे पुराने जमाने में जो राजा महाराजा वो करते थे, उनकी तलवार जो होती थी उस पर क्या होते थे? जो डायमंड्स हैं या फिर और भी जो आभूषण है वो जड़े होते थे, या फिर उनके जो मुकुट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हीरे मोती जड़े होते। तो जड़े का मतलब कोई चीज क्या कर रहे हो आप? किसी दूसरी चीज में फिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो एम्बेड का मतलब जड़ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, टैटू को क्या कर रहे हैं? अपने फ्लैश में क्या कर रहे हैं? ना तो डिटैच कर रहे हैं, ना कंबाइन कर रहे हैं, ना फर्टिलाइज कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? एम्बेड। हम टैटू को जो इंक और कलर उसको एम्बेड कर रहे हैं अपने मास में, क्या कर रहे हैं? एम्बेड यानी कि जड़ रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, वो क्या है? एम्बेडिंग। खत्म। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली मैंने इसलिए कहा कि ब्लैंक के बाद लिखे हुए को पढ़ो। हम परमानेंटली डैश कर रहे हैं एक डिजाइन को जो कि है इंक और कलर का, फ्लैश के अंदर कर रहे हैं, यानी कि अपने मास के अंदर कर रहे हैं। तो अगर हम किसी डिजाइन को अपने मास के अंदर कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हम डिजाइन को मास में डिटैच तो करेंगे नहीं, डिटैच का मतलब अलग करना है। हम डिजाइन को मास में कंबाइन नहीं करेंगे, हम डिजाइन को अपने मास में फर्टिलाइज नहीं करेंगे, हम डिजाइन को अपने मास में एम्बेड करेंगे, यानी कि उस डिजाइन को जड़ेंगे अपने फ्लैश के अंदर, ठीक है, into the flesh. The first step in tattooing is to develop an artist. देखो टैटू का जो फर्स्ट स्टेप होता है, टैटू करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, इज टू, कहां गया, हाँ, इज टू डेवलप। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? डेवलप करना है एन आर्टिस्टिक। उसके लिए आपको एक आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक क्या है? आर्टिस्टिक एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। तो यहां पर एक क्या आएगा? नाउन आएगा। मैंने भी आपको बताया एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखो ग्लिम्स भी नाउन है, ड्रामा भी नाउन है, करियर भी नाउन है, और एटीट्यूड भी नाउन है। अब आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। टैटू के लिए हमें एक आर्टिस्टिक डैश डेवलप करना है। तो आर्टिस्टिक क्या? ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब तो क्या होता है? झांकियां, नजारे। तो आर्टिस्टिक झांकियां नहीं,
आर्टिस्टिक ड्रामा क्या होता है भाई? ड्रामा तो आपको पता है कुछ अलग ही चीज होती है, नौटंकी नाटक। तो आर्टिस्टिक ड्रामा हमें डेवलप नहीं करना अपने अंदर। हमें अपने अंदर ना तो आर्टिस्टिक ग्लिम्स डेवलप करना है, क्योंकि ग्लिम्स तो मतलब अलग ही होता है। आर्टिस्टिक ड्रामा डेवलप नहीं करना। आर्टिस्टिक करियर डेवलप नहीं करना। हमें आर्टिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करना है, क्योंकि अगर हम डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक एटीट्यूड, हम अपने एटीट्यूड को वैसा बनाएंगे, आर्टिस्ट वाला एटीट्यूड हम बनाएंगे, तब जाके हम टैटू कर पाएंगे। तो आर्टिस्टिक एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड हमारा आर्टिस्टिक हो सकता है। हमारा करियर आर्टिस्टिक कैसे हो सकता है? हमारा एटीट्यूड जो होता है वो आर्टिस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो पढ़कर आप पता लगा सकते हो इजीली। ठीक है, आर्टिस्टिक एंड द स्किल, देखो एंड, और यहाँ पर एंड के बाद क्या है? स्किल है, तो जाहिर सी बात है स्किल से मिलता जुलता कुछ होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा? देखो एटीट्यूड लिखा मैंने। ठीक है, आर्टिस्टिक एटीट्यूड, कि हम अपने अंदर क्या करें? आर्टिस्टिक एटीट्यूड और आर्टिस्टिक स्किल पैदा करें टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन, अब देखो यहाँ पर डैश देन, फार मोर, यहाँ पर मोर आ रहा है और यहाँ पर देन आ रहा है, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। आपको पता है मोर हम लगाते हैं कंपेयर करने के लिए, और आगे देन भी लगा रखा है। ठीक है, फार मोर देन स्केचिंग ऑन पेपर, कि जो टैटू करना है वो पेपर पे स्केच करने के मुकाबले, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? एक हम कंपेयर कर रहे हैं टैटू बनाने को, और एक हम कंपेयर कर रहे हैं पेपर पे स्केच बनाने को। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो टैटू है वो पेपर पे स्केच बनाने से ज्यादा, मोर मतलब से ज्यादा क्या है? से ज्यादा एग्रावेटेड है। एग्रावेटेड मतलब क्रोधित, उत्तेजित है। मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, वोकैब आपकी होनी चाहिए। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो क्या आर्ट, जो टैटू की कला है वो पेपर पे स्केच बनाने से ज्यादा जब्त करना है? जब्त करना मैच हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। कन्फिस्केट का मतलब जब्त करना। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि जो टैटू बनाना है वो क्या है? पेपर पे स्केच बनाने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, और अगला है ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड का मतलब ओरिजिनल। ओरिजिनल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है भाई। टैटू बनाने का, स्केच बनाने का ओरिजिनल से क्या लेने देना? कि टैटू बनाने की कला जो है ना, स्केच बनाने से ज्यादा ओरिजिनल है। कौन कम ओरिजिनल, कौन ज्यादा ओरिजिनल? दोनों ही तो एक जैसे ही हैं उस मामले में, ओरिजिनलिटी के मामले में। यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे हैं? मुश्किल की बात कर रहे हैं। तो जो टैटू बनाना है वो पेपर पे स्केच बनाने से ज्यादा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम के अंदर, तो मेरी क्या अप्रोच होगी, मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, तो आपको भी वही अप्रोच रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले वाले को भी सेम, आप क्या करो? आप इसको पॉज करो वीडियो को, और आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, जल्दी से इसको सॉल्व करो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है? देखो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड, एजुकेशन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड। अभी मैंने आपको बताया एंड जो कंजंक्शन है वो एक जैसी चीजों को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट, अगर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड, तो यहां पर भी कोई ऐसी चीज होगी जो इंपॉर्टेंट से मिलती जुलती होगी। अगर एक जगह मैंने इंपॉर्टेंट एजुकेशन को मैंने इंपॉर्टेंट बताया, तो यहां पर भी कुछ अच्छी ही चीज होनी चाहिए कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। एंड क्या है? एंड इंडिस्पेंसिबल। देखो इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग होती है अनिवार्य, कोई ऐसी चीज जो बहुत जरूरी है। ठीक है, नीडलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो कोई मैच नहीं हुआ भाई। अगर इंपॉर्टेंट है तो आवश्यकता भी होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, रिडंडेंट का मतलब अनावश्यक, मतलब कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अनावश्यक फील होने लग जाए। तो आपको पता है एजुकेशन को एक तरफ आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो दूसरी तरफ आप अनावश्यक तो नहीं बता सकते। तो इसके लिए देखो मीनिंग, मैंने क्या कहा आपको? कैटेगरी पे चाहिए। यहाँ पर इस कैटेगरी को देखो, चारों वर्ड्स अलग है, तो आपको यहाँ पर मीनिंग पता होनी चाहिए चारों की। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब भी सेम होता है, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अदर थिंग्स, कि मतलब उतना इंपॉर्टेंट ना होना जितना कि दूसरी चीजें हैं। तो यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही है जो इंपॉर्टेंट हो गया इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, जो कि जरूरी है। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या है? इंडिस्पेंसिबल है। तो एक ही वर्ड मैच हुआ है यहाँ पर, इंडिस्पेंसिबल। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला? आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। मैं इसीलिए आपको अलग अलग कैटेगरी की जो है, अलग अलग कैटेगरी की जो क्लोज टेस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। क्या बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को हिंदी में? नारी सशक्तिकरण। हाँ, नारी सशक्तिकरण के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिस्पेंसिबल है। ठीक है, क्योंकि इससे महिलाएं बहुत ज्यादा क्या बनती है? मजबूत बनती हैं। ठीक है, इट मेक्स विमेन, देखो प्रेजेंट में सारी बात चल रही है। इट मेक्स, इट क्या है? एजुकेशन है। इट मेक्स विमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स। एजुकेशन जो है औरतों को उनके राइट्स यानी कि अधिकारों से क्या कराता है? जागरूक कराता है, उनको मतलब बताता है अधिकारों के बारे में। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनके दायित्व के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनको अवगत कराता है। एजुकेशन महिलाओं को
जागरूक करता है उनके अधिकारों के बारे में और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ अ वुमन, एक महिला के जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, मतलब एक महिला जो भी एजुकेशन में अचीव करती है, जो भी वो शिक्षा प्राप्त करती है, कैन हैव डैश इफेक्ट्स फॉर द फैमिली, मतलब एजुकेशन के मामले में जो भी एक महिला अचीव करती है उसका डैश इफेक्ट हो सकता है उसकी फैमिली के लिए एंड अक्रॉस जनरेशंस, और उसकी आने वाली पूरी जनरेशन के लिए। एक बड़ी अच्छी लाइन है, आप मुझे बताना कमेंट के अंदर की लाइन किसने कही है, कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप उसके पूरे वंश को शिक्षित करते हैं, कई पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। ये लाइन किसने कही है ये आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, ठीक है। तो देखो, एक महिला की जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है कैन हैव डैश इफेक्ट्स, वो इफेक्ट्स हो सकते हैं फॉर द फैमिली, उसकी फैमिली के लिए एंड अक्रॉस जनरेशन, और उसके आने वाली जनरेशन तक के लिए। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर इफेक्ट्स है वो नाउन है, ये तो आपको पता है, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव होगा, और वो जो एडजेक्टिव होगा वो जाहिर सी बात है एक अच्छा एडजेक्टिव होगा यार, वो अच्छी सेंस दे रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे प्रभाव की बात हो रही है जो क्या है, फैमिली और जनरेशन पर पड़ रहा है, और वो प्रभाव किस चीज का है, एजुकेशनल अचीवमेंट का, तो जाहिर सी बात है प्रभाव अच्छा ही होगा, सेंस को भी समझोगे ना, तो प्रभाव अच्छा ही होगा। तो कैसा प्रभाव, हार्श प्रभाव, हार्श मतलब कठोर कठिन, तो आप कहोगे नहीं सर हार्श प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है, आप कहोगे रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब एक ऐसी चीज जो निरंतर चलती रहे लगातार, तो आप कहोगे सर ये कौन सा प्रभाव है जो लगातार चल रहा है, नहीं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो आप कहोगे सर अगर प्रभाव अच्छा है तो स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकता, तो एक ही बचा रिपल। बेसिकली रिपल का मतलब क्या होता है, एक मतलब एक छोटी सी वेव, जो पानी के ऊपर छोटी सी वेव होती है उसको बोलते हैं रिपल। तो यहाँ पर बाकी तीन ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, एक ही मैच कर रहा रिपल। रिपल इफेक्ट का मतलब आप कह सकते हो जरूरी प्रभाव भी कह सकते हो या अच्छे प्रभाव भी कह सकते हो, ठीक है। रिपल का मतलब उस सेंस में भी जाता है जब आप यूज करते हो रिपल इफेक्ट, इसका मतलब अच्छे प्रभाव या जरूरी प्रभाव, ठीक है। तो एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, एक महिला के फैमिली पर और उसकी जनरेशन पर अच्छे प्रभाव डालती है, अच्छे रूप से प्रभावित करती है। तो जाहिर सी बात है इफेक्ट्स की बात हो रही थी, नाउन था, यहाँ पर एडजेक्टिव आना था, और वो एडजेक्टिव जो आपको एक अच्छा सेंस देता, तो आपको पता हार्श अच्छा सेंस नहीं देता, हार्श का मतलब सख्त कठोर, स्ट्रिंजेंट का मतलब भी सख्त या कठोर, और रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूसली चली जा रही, नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड बचा रिपल, तो यहाँ पर भी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए थी, ठीक है। ये पूरा उसी के ऊपर है कि यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस किस तरीके के जो क्लोज टेस्ट है वो आते हैं एग्जाम में। फॉर द फैमिली एंड अक्रॉस जनरेशन, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकतर जो लड़कियां होती हैं ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स, वो स्कूल छोड़ देती हैं ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर देम। कई सारी लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट इसीलिए कर देती हैं क्योंकि उनके स्कूल्स के अंदर सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते। ये बात सच है, कई ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स ना होने की वजह से उनको बड़ी असुविधा होती है, जिसकी वजह से स्कूल जाने से वो हिचकिचाती हैं और स्कूल ड्रॉप आउट कर देती है। द रिसेंटली लॉन्च्ड, अभी हाल में जो लॉन्च हुआ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन फोकसिंग ऑन, जो फोकस करता है ऑन, किस चीज पर फोकस करता है, अब आपको पता है यहाँ पर ऑन है, फोकसिंग ऑन, फोकस करता है किस चीज पर, डैश सैनिटेशन, ठीक है, डैश सैनिटेशन ऑन किस चीज पर, देखो डिप्राइविंग पर, इंप्रूविंग पर, रिसाइडिंग पर या रेसिस्टिंग पर, देखो फोकस करता है डैश सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन फैसिलिटीज मतलब, सैनिटेशन का मतलब आपको पता है साफ सफाई स्वच्छता फैसिलिटीज, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो फोकस करता है डैश करने पर किस चीज को, सैनिटेशन फैसिलिटी को। तो अगर अंदाजा लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ, स्वच्छ भारत मिशन है तो वो सैनिटेशन फैसिलिटी को क्या करेगा, सफाई की जो फैसिलिटी उसे क्या करेगा, इंप्रूव ही करेगा ना। अंदाजा लगाओ ना भाई, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है और हम कर रहे हैं उसके फोकस करने की, कि ये जो मिशन है वो फोकस करता है, फोकस किस चीज पर करता है, सैनिटेशन फैसिलिटी पर। सैनिटेशन फैसिलिटी को क्या करने पर, तो आपको पता है बढ़ावा देने पर, उसको इंप्रूव करने पर। तो आप मैच करो, देखो रिसाइड का डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित कर देना, तो क्या स्वच्छ भारत मिशन क्या करेगा, लोगों को सफाई से वंचित करेगा, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंप्रूव, देखो मिल गया सीधा सीधा आंसर, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो क्या करता है, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज की, क्या करता है, जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है उसको इंप्रूव करने पर बल देता है। रिसाइड का मतलब आपको पता है निवास करना, तो ये भी कोई मैच नहीं हो रहा। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो रोकेगा नहीं भैया, इंप्रूव करेगा। स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है और यहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटी की बात हो रही है, तो ये किस पर, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है फोकस कर रहा है सैनिटेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने में। ये तो पढ़कर आप बता सकते हो कि इंप्रूविंग की बात हो रही है, ठीक है। इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स के अंदर एंड एवरी रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण घरों में बाय 2019 यानी कि 2019 तक। कैन प्रूव टू बी, और ये साबित हो सकता है, कैन प्रूव टू बी वेरी डैश इन ब्रिंगिंग डाउन
और ये साबित हो सकता है जो सफाई का जो कार्यक्रम है, सैनिटेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने का जो कार्यक्रम है, कैन प्रूव टू बी, ये साबित हो सकता है वेरी वेरी क्या, जाहिर सी बात है अच्छी बात हो रही है, तो क्या वेरी मीनिंगलेस, मतलब बहुत ज्यादा बेकार, बिना मतलब के। तो आप कहोगे नहीं सर अच्छी बात हो रही है ना, कि भाई जो साफ सफाई का कार्यक्रम है, ठीक है, ये साबित हो सकता है किस चीज में, मीनिंगलेस में नहीं। बॉन्च का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ, उसका मतलब होता है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। बॉन्च का मतलब क्या होता है, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट की बात नहीं हो रही है भाई, प्रूव टू बी, प्रूव हो सकता है, क्या प्रूव हो सकता है, जरूरी प्रूव हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है। ये जो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, 2019 तक जो रखा गया नियम या फिर जो टारगेट रखा गया है, ये साबित हो सकता है वेरी क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, मतलब ये साबित हो सकता है बहुत बहुत जरूरी, मतलब बहुत अच्छा साबित हो सकता है लड़कियों के लिए या लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है डोमिनेंट भी नहीं आएगा। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को डोमिनेट करता है। डोमिनेंट एक व्यक्ति होता है जो दूसरों को क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, मतलब दूसरों को दबाता है। तो यहाँ पर एक ही चीज बच गई, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, मतलब ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की जो बात कही गई है, और हर रूरल हाउस होल्ड में और स्कूल के अंदर जो इसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है 2019 तक, कैन प्रूव टू बी, वो साबित हो सकता है वेरी सिग्निफिकेंट, वो बहुत जरूरी साबित हो सकता है किस चीज में, इन ब्रिंगिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे लाने में, द डैश ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, कि जो लड़कियों की डैश, लड़कियों का डैश, डैश मतलब क्या, देखो लड़कियों को कॉस्ट, लड़कियों के मूल्य, लड़कियों की कीमत, लड़कियों का प्राइस या लड़कियों का प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर देखो ना तो प्रॉफिट होगा, भाई यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो ब्रिंग डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो ब्रिंग डाउन किस चीज को कर रहे हैं, लड़कियों के किस चीज को ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, लड़कियों की कॉस्ट को। ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मूल्य होता है। कॉस्ट को ब्रिंग डाउन नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के प्रॉफिट को ब्रिंग डाउन नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के प्राइस को ब्रिंग डाउन नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के रेट को। रेट का मतलब दर, कि जितनी लड़कियां पहले स्कूल छोड़ती थी और जितनी लड़कियां अब स्कूल छोड़ेंगी, ठीक है, तो वो जो अंतर उसी को बोलते हैं ना, कि ड्रॉपिंग का जो रेट है वो गिर गया है। समझ में आ रहा है, कि पहले 10 लड़कियां स्कूल छोड़ती थी, अब 5 लड़कियां छोड़ रही है, तो ड्रॉप करने का जो रेट है, यानी कि जो दर है, वो घट गया है। तो हम वही तो कर रहे हैं, देखो ब्रिंग डाउन कर रहे हैं। ब्रिंग डाउन क्या कर रहे हैं, ब्रिंग डाउन कर रहे हैं रेट, रेट ऑफ गर्ल्स। तो रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, दर, कि स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों का जो दर है, जो मतलब ओवरऑल जो मतलब संख्या है, वो क्या कर रहे हैं, हम ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों का मतलब देखो, कॉस्ट का मतलब मूल्य, प्रॉफिट का मतलब फायदा, प्राइस का मतलब कीमत, ठीक है, तो बाकी तीनों जो मैच नहीं कर रहे, एक रेट है जो मैच कर रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। ये वाला एक पैसेज को और देख लेते हैं, ध्यान से देखो क्या दे रखा है, देखो ड्रग एडिक्शन इज अ सोशल, ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ड्रग एडिक्शन इज अ सोशल, जो ड्रग एडिक्शन है इज अ सोशल व्हाट, सोशल इविल। देखो एक ऑप्शन है इविल, एक है मिथ, एक है आइडिया और एक है डिजीज। जो ड्रग की एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब आपको पता है, जब कोई ड्रग पे डिपेंड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज अ सोशल व्हाट, सोशल इविल है, मतलब हमारे समाज के लिए इविल है। इविल आपको पता है, देखो सोशल इविल एक टर्म होता है बेसिकली, ये हम यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो समाज के लिए बुरा है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल इविल। तो ड्रग एडिक्शन इज अ सोशल इविल। देखो ड्रग एडिक्शन एक सोशल क्या है, इविल है, ये टर्म याद रखना। सामाजिक मिथ नहीं है, मिथ का मतलब तो क्या होता है, झूठ अफवाह, ठीक है, तो मिथ नहीं है ना। सामाजिक आइडिया थोड़ी है भाई, ड्रग की एडिक्शन कोई आइडिया नहीं है, आइडिया तो एक अच्छी चीज होती है ना। सामाजिक बीमारी नहीं है, बल्कि सामाजिक इविल है, समाज के लिए क्या है, खतरा है। तो ड्रग एडिक्शन इज अ सोशल इविल। इट हैज बिन प्रेवलेंट, प्रेवलेंट का मतलब जो मौजूद हो हर जगह। इट हैज बिन प्रेवलेंट इन सोसाइटी फ्रॉम टाइम, फ्रॉम टाइम, देखो ये भी एक फ्रेज है, आपको डायरेक्ट ये होना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना अनंत काल से, बहुत लंबे समय से, तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। फ्रॉम टाइम, देखो ये रहा इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब ऐसा समय जो हमें याद भी नहीं है, मतलब जब आप कुछ बोलते हो ना कि भाई ये चीज ऐसे समय से चलते आ रही है, तब से चलती आ रही है, जो हमें याद भी नहीं है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते थे फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। देखो इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, तो टाइम का अमर से क्या लेने देना। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, पास्ट को याद करके भावुक होना या पास्ट की बातों को याद करना, तो इसका इससे क्या लेने देना। हम तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ड्रग्स है वो प्रेवलेंट है सोसाइटी में फ्रॉम टाइम, किस समय से, तो किस समय से। देखो मॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो अमर नहीं है, इमॉर्टल माने अमर, मॉर्टल माने जो अमर नहीं। तो बाकी तीन तो बिल्कुल उल्टे पुल्टे ऑप्शन है, एक ही मैच कर रहा है, वो क्या है, इमेमोरियल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। देयर आर अ वैरायटी ऑफ ड्रग्स, देयर आर मतलब बहुत सारे ड्रग्स की वैरायटी है, ऑफ ड्रग्स डैश, देखो क्या है, कहां गया, देयर आर अ वैरायटी ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। कई सारी ड्रग्स की वैरायटी है जिसको लोग अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं। पता ही आपको अलग अलग फॉर्म्स होती है ड्रग्स की। अ ड्रग एडिक्ट, एक ड्रग का जो एडिक्ट होता है, बिकम्स अ ड्रग, एक ड्रग का जो एडिक्ट होता है, एडिक्ट मतलब उसकी आदत होती है, अ ड्रग एडिक्ट बिकम्स अ ड्रग डैश, एक ड्रग का जो एडिक्ट है वो क्या बन जाता है, ड्रग का एसोसिएट बन जाता है, या ड्रग का रिलेटिव बन जाता है, या ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाता है, या ड्रग पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट तो आजाद होता है, ये नहीं होगा,
ड्रग का रिलेटिव नहीं बनता, ड्रग से एसोसिएट नहीं होता, बल्कि ड्रग पे डिपेंड हो जाता है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एक ड्रग का जो एडिक्ट होता है बिकम्स अ ड्रग डिपेंडेंट, कि पहले वो एडिक्ट है लेकिन वो बाद में क्या बन जाता है, ड्रग का डिपेंडेंट, यानी कि ड्रग्स पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है, बिना लिए मतलब काम ही नहीं चलता उसका। तो एक ड्रग का जो एडिक्ट है वो ड्रग का क्या बन जाता है, डिपेंडेंट बन जाता है। ही कैन नॉट लिव विदाउट ड्रग्स, देखो आगे लिखा भी है, लिखा है ना, इससे क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पर डिपेंडेंट आएगा। ही कैन नॉट लिव विदाउट ड्रग्स, वो बिना ड्रग्स के नहीं रह सकता, इसका मतलब वो ड्रग पे क्या हो चुका है, डिपेंडेंट। इसलिए मैंने कहा आगे जरूर पढ़ लिया करो। इट इज अ फॉर्म ऑफ डैश कंडीशनिंग दैट इंप्लाइज अ सेट ऑफ मेंटल, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इट इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल, इट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल, इट इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल, इट इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल या जो भी है कंडीशनिंग दैट इंप्लाइज अ सेट ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। देखो यहाँ पर बात हो रही है मेंटल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज की, यानी कि हमारे मेंटल और बिहेव करने का जो रिस्पॉन्स है उसकी बात हो रही है। तो हमारा जो मेंटल है या हमारा जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है वो किससे कनेक्टेड होता है, फिजिकल से नहीं, फिजिकल से कनेक्टेड नहीं होता, पॉलिटिकल से कनेक्टेड नहीं होता, इकोनॉमिकल से कनेक्टेड नहीं होता, वो कनेक्टेड होता है हमारे साइकोलॉजी से, हमारी साइकोलॉजी से। हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, ये सब किस में पता लगता है, हमारे साइकोलॉजी से। इसका कनेक्शन किससे, हमारी साइकोलॉजी से है, पॉलिटिकल से नहीं है, इकोनॉमिकल से नहीं है, फिजिकल से नहीं है। फिजिकल में तो हाथ पैर काम कर रहे नहीं कर रहे हैं वो चीज है ना, हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, इसका संबंध किससे होता है, हमारी साइकोलॉजी से होता है। तो आगे पढ़ के क्लियर हो गया, इसलिए मैंने कहा कि आगे जरूर पढ़ा करो, ठीक है। फ्रॉम, ठीक है, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू ड्रग्स एंड रिलेटेड स्टिमुली दैट रिजल्ट from repeated reinforcement produced by the use of drugs. It implies physical, psychological and psychic dependence on the tolerance of a drug with a tendency to take more and more drugs। ठीक है, कि मतलब टेंडेंसी बन जाती है इंसान की कि और ज्यादा ड्रग्स लिया जाए उसकी साइकोलॉजी वैसी बन जाती है, ठीक है, और उसका जो फिजिकल उसकी जो एबिलिटी है वो भी उस हिसाब से ढलती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO हैज डिफाइंड ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज मतलब ड्रग को ज्यादा यूज करना या ड्रग को बुरी तरीके से यूज करना, ड्रग अब्यूज कहते हैं उसको, मतलब वही बेसिकली ड्रग्स लेना। डिफाइंड ड्रग अब्यूज एज अ स्टेट ऑफ पीरियोडिक क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन डैश टू द कंजम्पशन डैश टू द इंडिविजुअल एंड, देखो जो WHO ने बोला है कि भैया ये जो ड्रग का अब्यूज है ना, ये क्या है, क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, मतलब ये पीरियोडिक या क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन जो वो क्या है, वो डैश है टू द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए, एंड टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी। तो भाई ड्रग्स को लेना क्या है, सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक है, क्रूशियल मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली है, या बेनिफिशियल मतलब लाभकारी है। तो ड्रग्स को लेना क्या है, हानिकारक है ना, तो आपको देखो मीनिंग पता होनी चाहिए थी। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक, तो ड्रग्स को लेना क्या है, हानिकारक है, ठीक है, डेट्रीमेंटल। अ स्टेट ऑफ पीरियोडिक क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन मतलब लंबे समय से इंटॉक्सिकेशन अगर आप कर रहे हो, नशीली चीजें ले रहे हो, तो वो क्या है, डेट्रीमेंटल टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए, एंड टू द सोसाइटी और सोसाइटी के लिए भी। प्रोड्यूस्ड बाय डैश, प्रोड्यूस्ड बाय डैश कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, प्रोड्यूस्ड बाय डैश, अब देखो ऑप्शन देखो, प्रोड्यूस्ड बाय मेयर, मेयर का मतलब मात्र, ठीक है, रिपीटेड का मतलब बार बार, रेयर का मतलब बड़ी मुश्किल से, और ओकेजनली का मतलब कभी कभी, ठीक है। तो ये जो हानिकारक चीजें हैं, ये जो हानि हमें हो रही है, देखो क्या लिखा है, डेट्रीमेंटल टू द इंडिविजुअल एंड टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी डेट्रीमेंटल है। प्रोड्यूस्ड बाय, जो कि होती है, अब अगर कोई चीज हानिकारक है और वो हो रही है तो किससे होगी, रिपीट करने से होगी। जब हम ड्रग्स को रिपीट करते हैं, रिपीटेड, देखा ना, देखो रिपीटेड कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, जब हम क्या करते हैं, ड्रग्स का रिपीटेड कंजम्पशन करते हैं, कंजम्स का मतलब कंज्यूम करना, जब हम ड्रग्स को रिपीटेडली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसी से तो हानि होगी ना, ओकेजनली कंज्यूम करने से थोड़ी होगी। ओकेजनली का मतलब कभी कभी, अगर कभी कभी कर रहा है तो यहाँ पर हानि की बात थोड़ी कर रहा होता, यहाँ पर वही कह रहा है कि लंबे समय से यूज करने की बात कर रहा है। मेयर मतलब मात्र, रेयर का मतलब मुश्किल से, तो ये सारे तो वर्ड मैच ही नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है अगर हम रिपीटेड ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, चाहे वो नेचुरल ड्रग्स हो चाहे वो सिंथेटिक बनावटी ड्रग्स हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द ग्रोइंग अर्ज, अर्ज का मतलब इच्छा, रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डोजेज, उससे क्या होता है, जब इच्छा बढ़ती तो इंसान इंक्रीज कर लेता है, अपनी डोजेस को भी इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, इंक्रीज ऑफ डोजेज मतलब डोज को इंक्रीज कर लेता है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज, कई सारे ऐसे कारण है, विच डैश टू ड्रग एडिक्शन, जो क्या करते हैं, ड्रग एडिक्शन के प्रति डैश करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, ड्रग एडिक्शन के प्रति हमें इंश्योर, सुनिश्चित करते हैं। कई सारे ऐसे कारण हैं जो हमें ड्रग एडिक्शन के लिए क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, या ड्रग एडिक्शन के लिए सॉर्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लीड करते हैं। तो आपको पता है लीड टू होता है, लीड टू का मतलब होता है किसी चीज की तरफ ले जाना, लीड टू, जब हम बोलते हैं लीड टू, कि कई सारे ऐसे कारण हैं जो उसको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं,
तो जब ले जाने की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, लीड टू। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज, ऐसे कई सारे कारण है, विच डैश टू, तो क्या यहाँ पर क्या जाएगा, लीड टू, विच लीड टू ड्रग एडिक्शन। ऐसे कई सारे कारण है जो ड्रग एडिक्शन की तरफ हमें ले जाते हैं। ठीक है, एंश्योर का मतलब तो सुनिश्चित करता है, तो सुनिश्चित करना नहीं होगा, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन की तरफ ले जाने की बात हो रही है, तो क्या होगा, लीड टू। ठीक है, सॉर्ट का मतलब तो प्रकार होता है, परफॉर्म का मतलब आपको पता ही है, निभाना, तो निभाना भी नहीं आएगा यहाँ पर। दीज इंक्लूड, और वो कौन कौन से कारण है देखो, दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है सोशल, इकोनॉमिक, क्या लिखा है, हाँ, रिलीजियस एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इसमें हमारे सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर सारे शामिल है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डैश बिटवीन ड्रग एंड टॉन फैमिली लाइफ, कि मतलब वहां बहुत क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डैश, स्ट्रॉन्ग क्या है, अब देखो समझाऊंगा, बिटवीन किस किस के बीच में होने की बात कर रहे हैं, ड्रग के और टॉन फैमिली लाइफ, मतलब किसी की फैमिली लाइफ टॉन है, मतलब फैमिली लाइफ बर्बाद है। ठीक है, तो उस फैमिली लाइफ के बीच में और ड्रग के बीच में बात कर रहा हूं, तो किस चीज की बात कर रहा हूं, संबंध की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, ड्रग और एक बिखरी हुई फैमिली या बर्बाद फैमिली के बीच में मैं संबंध की ही तो बात करूंगा, कि ड्रग्स के बीच में और बर्बाद फैमिली के बीच में क्या है, संबंध है, सीधा संबंध है, कि अगर फैमिली में किसी की प्रॉब्लम है, ट्रबल है, बर्बाद है, तो जाहिर सी बात है इंसान ड्रग्स के प्रति थोड़ा सा क्या होता है, रुझान हो जाता है उसका। ठीक है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन है, या स्ट्रॉन्ग डिसोनेंस है, असंगति, या नेक्सस, नेक्सस का मतलब संबंध, या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद। तो ड्रग्स और बर्बाद फैमिली के बीच में विवाद नहीं है, इन दोनों के बीच में संबंध है। ड्रग्स का लेना और फैमिली का टूटा फूटा या बर्बाद होना या फैमिली में परेशानी होना, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। तो नेक्सस आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, नेक्सस का मतलब क्या होता है, कनेक्शन, संबंध। ठीक है, गठजोड़ कह सकते हो, क्योंकि डेजोनेंस का मतलब कुछ नहीं, डेजोनेंस का मतलब संबंध नहीं होता। इंटरप्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है, इंटरप्ट करना, रुकावट पैदा करना, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, विवाद। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डैश बिटवीन, तो क्या है, डैश है बिटवीन किसके, ड्रग्स के और टॉन फैमिली लाइफ के, तो दोनों के बीच के संबंध की बात हो रही है ना, कि दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, कि अगर आपकी फैमिली लाइफ बेकार है तो आप ड्रग्स के प्रति एडिक्ट हो सकते हो, ऐसा नहीं कि हो ही जाओगे, हो सकते हो। इट हैज बीन फाउंड दैट ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर, ये ऐसा देखा गया है कि जो ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर है, ऑफन फोर्सेज, हमेशा फोर्स करती हैं, अक्सर फोर्स करती हैं, वन, एक व्यक्ति को टू डैश टू ड्रग, डैश टू ड्रग, मतलब जो ब्रोकन फैमिली लाइफ है वो हमेशा एक व्यक्ति को क्या करती है, डैश करती है टू ड्रग। तो क्या करती है, कॉज करती है, कारण बनाती, कारण बनती है, इफेक्ट करती है, रिजल्ट करती है, इफेक्ट करती है। तो आप कहोगे कॉज टू, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 99 कर रहे हैं ना, सॉरी 99 ये रहा, रिसोर्ट टू, या प्लेस टू, या रेन टू, या डेटर टू। देखो रिसोर्ट टू समथिंग, ये आपको डायरेक्ट फ्रेज याद होना चाहिए, रिसोर्ट टू। ठीक है, रिसोर्ट टू समथिंग, रिसोर्ट टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना, रिसोर्ट टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना। तो देखो वही तो बात हो रही है यहाँ पर, इट हैज बीन फाउंड दैट ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर, की जो ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर है, ऑफन फोर्सेस वन, एक व्यक्ति को फोर्स करती है टू डैश टू ड्रग। तो डैश टू ड्रग का मतलब क्या है, रिसोर्ट टू ड्रग, कि एक व्यक्ति को मतलब रिसोर्ट टू ड्रग यानी कि ड्रग का सहारा लेने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिसोर्ट टू ड्रग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रिसोर्ट टू ड्रग। क्योंकि देखो बाकी की मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। डेटर का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना या टालना, पोस्टपोन करना। ठीक है, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान होता है, रेन का मतलब शासन करना होता है। तो तीनों मैच नहीं हो रहे हैं भाई। एक व्यक्ति की टूटी हुई फैमिली उसे क्या करती है, ड्रग के प्रति क्या करती है, रिसोर्ट टू करती है, मतलब ड्रग्स का सहारा लेने पर मजबूर करती है। दिस इज बिकॉज अ पर्सन, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अ पर्सन फेस्ड विद सच सिचुएशन, एक व्यक्ति जो ऐसी सिचुएशन को फेस करता है, चूजेस ड्रग फॉर इट्स यूफोरिक, यूफोरिक का मतलब सुख शांति के लिए, और माइंड ऑल्टरिंग, या अपने दिमाग को वहां से हटाने के लिए। जो व्यक्ति दुख तकलीफ का सामना कर रहा है, फैमिली में मुसीबत का सामना कर रहा है, तो वो थोड़े सुख के लिए या अपने दिमाग को वहां से हटाने के लिए डैश टू एस्केप, ठीक है, क्या करता है, माइंड ऑल्टरिंग, माइंड क्या लिखा है देखो, फॉर इट्स यूफोरिक और माइंड ऑल्टरिंग डैश। माइंड ऑल्टरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद आपको पता नाउन आएगा, टू एस्केप फ्रॉम द इमीडिएट सिचुएशन, उस सिचुएशन से अपना दिमाग हटाने के लिए। ठीक है, माइंड ऑल्टरिंग व्हाट, माइंड ऑल्टरिंग आपको पता है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो आपको पता है अफेक्ट एक वर्ब है, कॉज आपको पता है नाउन भी है, एक वर्ब भी है। ठीक है, इफेक्ट एक नाउन है, और रिजल्ट भी आपको पता है कि नाउन है, और कॉज भी एक नाउन एक वर्ब दोनों ही है बेसिकली। लेकिन अब तीनों का अंतर पता होना चाहिए। कॉज का मतलब कारण, माइंड ऑल्टरिंग डैश टू एस्केप। ठीक है, तो माइंड ऑल्टरिंग मतलब दिमाग वहां से हटाने वाला क्या बन जाता है, वो वहां से दिमाग हटाने वाला एक वो बन जाता है इफेक्ट, यानी कि व्यक्ति जो ड्रग करता है वो क्यों करता है, ताकि वहां से क्या हो जाए, उसका मतलब फैमिली से या फिर जो मुसीबत है उससे उसका ध्यान हट जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट, यानी कि दिमाग को वहां से हटाने वाला जो इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है,
प्रभाव, ठीक है, माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द इमीडिएट सिचुएशन। रिजल्ट का मतलब तो परिणाम होता है, परिणाम की बात नहीं कर रहे हम किसी यहाँ पर, नाम कारण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट की, कि ऐसा इफेक्ट, ऐसा प्रभाव जो उसके माइंड को वहां से हटा दे, ठीक है। तो माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट यानी कि प्रभाव की बात कर रहे हैं, परिणाम की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर मीनिंग पता होती तो आप इसको कर देते। तो आई होप जो मैंने आपको कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली के, अगर आप 2 से 3 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे और जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स आपको बताया उस पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे तो ईजिली आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स हुए हैं, मतलब सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, वहां से आप निकालो क्लोज टेस्ट और उसको डेली के 2-3 सॉल्व करो। मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि हाँ, आपका क्लोज टेस्ट जो इंप्रूव होगा, साथ साथ में आपका पैसेज भी इंप्रूव होगा। तरीके वो लगाना जो तरीका मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, चारों ऑप्शंस की कैटेगरी देख सकते हो, वर्ब देख सकते हो, टेंस देख सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं देखने के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। और अगर क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि हाँ यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।